इतिहास का सबसे खतरनाक पैंडेमिक, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ, जिसे प्लेग भी कहते थे, ये खतरनाक महामारी थी जो 1300 के दशक में पूरे यूरोप और एशिया जैसी बड़ी कंटिनेंट में बुरी तरह से फैल गई। कहा जाता है कि साल 1347 में अक्टूबर के महीने में यूरोप के मेसीना में 12 जहाज़ों का समूह ब्लैक सी से होते हुए सिसिलियन का बंदरगाह में पहुंचा। जो लोग वहां काम कर रहे थे फटाफट जहाज से सामान उतारने के लिए जहाज में चढ़े और उन्होंने वहां जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। जहाज के सभी लोग मरे हुए थे और जो भी थोड़ा बहुत जिंदा थे वो पूरी तरह से बीमार, पूरे शरीर में काले काले फोड़े हो गए थे जिनसे खून निकल रहा था। सिसिलियन के अधिकारियों ने तुरंत ऑर्डर दिया कि जहाज को बंदरगाह से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैलते हुए अगले 5 साल में इस बीमारी से 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और ये धीरे धीरे चाइना, भारत, फ्रांस, सीरिया, इजिप्ट को हिला कर रख दिया इसने। ये बीमारी इतनी आसानी से फैलता था जैसे आज किसी तंदुरुस्त इंसान ने इस बीमारी से गुजर रहे व्यक्ति को छुआ। रात होते होते वो इंसान बिस्तर में चला जाता और सुबह होते होते उसकी मौत हो जाती थी। ये बीमारी इतना खतरनाक था। डॉक्टरों ने पेशेंट को देखने से मना कर दिया, पंडितों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, दुकानदार ने अपनी दुकानें बंद कर ली। हर तरफ इतना ज्यादा हाहाकार था कि घर में कोई बीमार पड़ता तो लोग उसे एक कमरे में कैद कर देते और पूरी दूरी बरकरार रखते। हम ये भी कह सकते हैं कि क्वारंटाइन की शुरुआत इसी बीमारी से ही हुई थी। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूर दराज वाले इलाकों में जाने लगे थे, लेकिन उससे भी क्या फायदा होता, क्योंकि ये बीमारी तो गाय, भेड़, बकरी, मुर्गी सभी को हो रहा था और इन्हें हम बंद कर तो रख नहीं सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये बीमारी दूर दूर तक फैलाने में सबसे बड़ा हाथ चूहों का था। चूँकि उस समय लोगों को बीमारियों के बारे में उतना पता नहीं था कि ये किसी वायरस या बैक्टीरिया से हो सकती है, तो उस समय लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे। उनका मानना था कि ये भगवान के द्वारा दिया गया कोई सज़ा है और इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, भगवान से माफ़ी। वैसे माफ़ी मांगने का तो अलग अलग कई तरीका था, लेकिन उसमें सबसे बुरा किसी कमज़ोर निचली जाति वाले लोगों को पकड़कर उन्हें मौत के घाट उतारना था। जैसे 1348 और 1349 के बीच कई हज़ारों यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज तक ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई है। WHO के हिसाब से हर साल 3000 से ज़्यादा केसेस दुनिया भर से सामने आता है, लेकिन इसे कंट्रोल में ज़रूर किया गया था, वो भी एक ही फॉर्मूला से, यानी क्वारंटाइन से। यांगत्से नदी में भयंकर बाढ़। नेचुरल डिजास्टर्स तो कई रूप में आते हैं, लेकिन 1931 में यांगत्से नदी में आई इस बाढ़ को दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने के लिए इसे इतिहास का सबसे खतरनाक डिजास्टर माना जाता है। चाइना के पश्चिमी साइड से बहने वाली यांगत्से नदी के आसपास चाइना की सबसे घनी आबादी रहती थी। जैसे कि हर नदी के आसपास होता है, यहाँ के लोग अपनी जीवन गुजर बसर करने के लिए यांगत्से नदी का भरपूर इस्तेमाल करते थे। ये बाढ़ 1931 में आई थी, लेकिन इससे पहले 1928 से 1930 के बीच चाइना में भयानक सूखा पड़ गया था। और तो और 1930 वाली सर्दी के मौसम में पहाड़ी इलाके के आसपास मोटे मोटे बर्फ जम गए थे और फिर यही आगे जाकर पिघलने लगी और बहकर निचले इलाके में यानी यांगत्से नदी के आसपास भरने लगी। साल 1931 में अप्रैल के महीने में जोरदार बारिश हुई और इसके बाद मौसम विभाग वालों ने चेतावनी दे दी थी कि अगर इसी तरह की बारिश फिर हुई तो बाढ़ आने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अनुमान हो गया था, जिसके कारण यांगत्से नदी के आसपास रह रहे 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। जुलाई आते आते ये बारिश शुरू हुई और 500 स्क्वायर माइल में भयंकर बाढ़ आ गया और लगातार हो रहे बारिश से पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। यांगत्से नदी के आसपास वाली जमीन में ज्यादातर चावल की ही खेती होती थी, लेकिन बाढ़ की वजह से ये सारा का सारा खेत दलदल में बदल गया। सारी फसल बर्बाद हो गई और वुहान, नानजिंग में रहने वाले लोग जो इन चावल पर जिंदगी बसर करते थे, उनका तो भूख के वजह से ही मौत होने लगा। कुछ नदी के गंदे पानी पीने को मजबूर थे और इसी वजह से टाइफॉइड, डिसेंट्री जैसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर कहें तो 35 से 40 लाख लोगों की मौत इस बाढ़ की वजह से हो गई थी। इतिहास का सबसे खतरनाक इंसान एडोल्फ हिटलर और हेनरिच हिमलर।
1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर और नाजी पार्टी के फ्यूहरर यानी किंग अडोल्फ हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत तो सभी को पता है। चूँकि हम मॉडर्न युग में सबसे खतरनाक आदमी के बारे में जानेंगे, और खतरनाक इसलिए क्योंकि इनके शासन में लगभग 60 लाख ज्यूइश और कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये एक आम बात है कि इस तरह के कारनामों को अंजाम देने वाला इंसान एक तेज, चालाक और निर्दयी व्यक्ति ही होगा। हिटलर नाम लेते ही जूइश होलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर 2 ही ध्यान में आता है। हिटलर का मानना था कि जूइश यानी यहूदी हर गलत हो रहे कामों के लिए जिम्मेदार है और उन्हें खत्म करने के लिए वो हर पल तैयार रहते थे। लेकिन इन 60 लाख जूइश को बड़े प्लानिंग के साथ मारा गया था। एसएस नाम की एक टीम बनाई गई थी। वैसे तो हिटलर ने जूइश को मारने की खुली छूट दे रखी थी, लेकिन इन जूइश का आखिरी अंजाम क्या होगा इसका फैसला लेने का अधिकार हेनरिच हिमलर नाम के व्यक्ति को था। जर्मनी से शुरुआत करते हुए पूरे इंग्लैंड में कई सारे कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, कई सारे गैस चेम्बर्स भी बनाए गए जहां लोगों को डालकर मार दिया जाता था। कहा जाता है कि हेनरिच ने अपने घर के फर्नीचरों को इन जूइश लोगों की हड्डियों और चमड़ों से बनवाया था। लोगों को इतनी दर्दनाक मौत देने वाला हिटलर ने खुद को 30 अप्रैल 1945 में एक बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। आपको हिस्ट्री में कई ऐसे खतरनाक लोग मिल जाएंगे, लेकिन 20वीं शताब्दी में जहां लोग पढ़े लिखे हैं वहां ऐसी घटना डराने और सोचने पर मजबूर कर देती है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। चेरनोबिल, हम में से कई लोग तो इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ हुई न्यूक्लियर डिजास्टर दुनिया का सबसे खतरनाक घटना है। 1970 के दशक में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को 65 माइल जितने बड़े एरिया में यूक्रेन में बनाना शुरू किया गया था। 26 अप्रैल 1986 में इस रिएक्टर को एग्जामिन किया जा रहा था कि अचानक बिजली वृद्धि होने से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें यूनिट 4 तबाह हो गया। यूनिट 4 में ब्लास्ट इतना पावरफुल हुआ था कि उसने 1000 टन वजनी रिएक्टर के ढक्कन को आसमान में कई मीटर तक ऊपर उछाल दिया था। इससे निकलने वाला रेडिएशन पूरी पश्चिमी सोवियत यूनियन और यूरोप में फैल गया। घटना के फौरन बाद 2,20,000 लोगों को अपने घर को छोड़कर परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। वो तो शुक्र है कि इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट को दूर दराज इलाकों में बनाया जाता है, वरना इस घटना से इतने लोगों की मौत होती कि आंकड़ा बता पाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन हाँ, फिर भी इस रेडिएशन से बच पाना तो मुश्किल है। 1986 में रिएक्शन के बाद हजारों लोगों की मौत हुई। कई बच्चे डिफेक्टेड पैदा हुए, कई की मौत थायराइड कैंसर से हुई। सोवियत ऑफिशियल इस डिजास्टर को दुनिया की नज़रों से छिपाना चाहता था, लेकिन 28 अप्रैल को चेरनोबिल से 800 माइल दूर स्वीडन में इस रेडिएशन को वहां के हवा में 40% से भी ज्यादा नापा गया। जिस दिन ये रिएक्टर ब्लास्ट किया था उस दिन वहां काम कर रहे 32 लोगों की मौत वहीं हो गई थी और कई लोग रेडिएशन के कारण घुटन से मर गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से निकलने वाली ऊर्जा से कई गुना ज्यादा पावरफुल ये रेडिएशन था। उसने लाखों एकड़ जमीन में रह रहे जानवर, पेड़ पौधे को दूषित कर दिया था। आगे 150 साल तक वहां कोई जिंदगी पनप ही नहीं पाई। जैसा डिजास्टर में होता है, एक बार में लाखों लोगों की जान चली जाती है, वैसा ही न्यूक्लियर डिजास्टर में आपको एक बार में बहुत लोगों की मौत होती हुई नहीं दिखेगी, बल्कि ये आगे कई साल तक हवा में रहकर कैंसर की अलग अलग प्रकार से जान ले लेता है। सीरियल किलर बेल गेनिस। अब आप देखने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पहली डेंजरस वुमेन सीरियल किलर बेन गेनिस के बारे में। इसकी कहानी जानकर आपको पता लग ही जाएगा कि ये कितनी खतरनाक थी। 8 भाई बहनों में सबसे छोटी 1855 में नॉर्वे में जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इसका बचपन वैसे ही बीता जैसे गरीब बच्चे का गुजरता है। जब ये बड़ी हुई तो इनका कद 6 फुट लंबा और 95 से 98 केजी तक इनका वजन था। इसके बचपन को देखकर कुछ ऐसा पता नहीं लगता है कि ये आगे जाकर अमेरिका की सबसे भयंकर सीरियल किलर बनेगी। अच्छी जिंदगी की तलाश में वो अमेरिका आ गई और आगे कई साल तक दूसरों के घरों में नौकर का काम किया। साल 1884 में उसने मैट सोरेनसन से शादी की। दोनों ने साथ मिलकर एक चॉकलेट की दुकान का शुरुआत किया, वो भी एक फ्लॉप रही। बेल के 4 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 2 की मौत हो चुकी थी। बेल अपने हस्बैंड के साथ मिलकर दुकान, घर और वो दोनों बच्चे का इंश्योरेंस उठाती थी और यहीं से बेल का खूनी लालच शुरू हुआ। उसने अपने हस्बैंड को मार दिया और लोगों को लगा कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है।
और सबके साथ साथ एक इंश्योरेंस और बढ़ गया। इन सारे पैसे से उसने लापोर्ते में एक फार्म खरीदा। अब वो एक अमीर महिला थी, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार लालच को हवा देने की जरूरत होती है, फिर तो आप उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं। फार्म में शिफ्ट होने के बाद उसने पीटर गिनेस नाम के एक आदमी से शादी की और उसकी भी 8 महीने में ही मौत हो गई एक्सीडेंटली। वो मीट चॉपर में गिर गया था जिसने उसके स्कल को चूर दिया। बेल इतना लकी थी कि इतनी बार पुलिस की नजर में आने के बाद भी वो बच जाती। अब उसे अपना अगला शिकार तो ढूंढना था। जो आदमी उसके रास्ते से गुजरता उसके ऊपर बेल का खतरा मंडराना शुरू हो जाता। शादी करना, उसे मारना और इंश्योरेंस लेना। कुछ ऑथर जैसे जैक रोजवुड ने अपनी बुक में लिखा है, वो बेरहमी से मर्डर करती थी, लोगों के बॉडी पार्ट्स को अलग कर अपने फार्म में दफन कर देती थी और कई बार तो अपने पिग्स को खिला देती थी। और ये सिलसिला तब तक चला जब बेल के फार्म में आग लगी और जब आग को बुझाया गया तब अंदर से एक जला हुआ बॉडी मिला, लेकिन उसका सर ही नहीं था। बाद में जब खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि आग उसके एक हस्बैंड के भाई ने लगाया था, जिससे बेल पर शक हुआ और उसका शक भी सही निकला। उसके भाई की डेड बॉडी बेल के फार्म में ही मिली। 39 साल की उम्र में मरने के बाद भी उसने लगभग 40 लोगों को मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया था। जीवित रहने के लिए सबसे बुरा साल। वैसे तो जब बात पूरे हिस्ट्री से हो रही है तो कई ऐसा वक्त गुजरा है जब लाखों की तादाद में लोग मरे हैं, लेकिन 536 एडी का वो साल जब 18 महीने के लिए लगभग पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। एक हिस्टोरियन ने उस वक्त के बारे में लिखा था कि सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसका मात्र 1/4 हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता था। समझ लीजिए चांद की तरह, लेकिन पूरे साल भर के लिए। ऐसा लगता था मानो हर वक्त सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ है। लोग दोपहर में भी खुद की परछाई को देख नहीं पाते थे। अब जब रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है तो उन्होंने इसके पीछे एक बहुत बड़े राख के बादल को जिम्मेदार ठहराया है, और ये बादल इतिहास में दर्ज हुई सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटने से बना था। इस बादल ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्से को ढक दिया था। अब सूर्य से हमें सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि तपिश भी मिलती है। अब जरा सोचिए कि जब रोशनी ही 1/4 पहुंच पा रही थी तो तपिश का तो कुछ कहना ही नहीं। धीरे धीरे तापमान इतना गिर गया कि सारी की सारी फसल मरने लगी। लोग भी भूख, बीमारी से खत्म होने लगे थे। एक अनुमान से कहा जाता है कि उस समय 10 करोड़ से 20 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सबसे भयंकर शिप डिजास्टर, द विल्हेल्म गस्टलॉफ। इतिहास का सबसे बड़ा शिप डिजास्टर मतलब टाइटैनिक, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। 30 जनवरी 1945 को लगभग 10,000 लोग इस गस्टलॉफ जहाज में सवार हुए थे, जो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सोवियत सबमरीन का निशाना बन गई और बाल्टिक सागर में हमेशा के लिए डूब गई। 684 फीट लंबा और 25,000 तक वजनी ये जहाज का उद्घाटन खुद अडोल्फ हिटलर ने साल 1937 में किया था। साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हार रहा था और रशिया तेजी से जर्मनी पे अपना जगह बना रही थी। इसी बीच इस गस्टलॉफ शिप का इस्तेमाल जर्मन मिलिट्री और कुछ सिविलियंस को ईस्ट प्रूशिया से बाहर निकालने के लिए यूज किया जा रहा था, और बीच रास्ते में ही ये रशियन मिलिट्री के नज़र में आ गई। सोवियत सबमरीन का S-13 से इस पर 3 टॉर्पीडो से हमला हुआ और 90 मिनट के अंदर ये शिप हमेशा के लिए डूब गई। लेकिन दुनिया को इस न्यूज़ के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि जर्मन की नाजी पार्टी ने इस न्यूज़ का हेडलाइन बनने ही नहीं दिया। लोगों को कानो कान भी इस शिप डिजास्टर के बारे में उस समय कुछ पता नहीं चला। हिस्टोरियन का मानना है कि इन 10,000 में से 1,000 लोग सरवाइव कर गए थे, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं क्योंकि वो खुद को जर्मन का हिस्सा मानते हुए भी दुखी थे। वोल्केनिक इरप्शन माउंट तंबोरा। 10 अप्रैल 1815 में माउंट तंबोरा इंडोनेशिया का एक द्वीप सुम्बावा में फटा। हिस्टोरियन का मानना है कि ये अब तक का सबसे भयानक ज्वालामुखी फटने का केस दर्ज इतिहास में किया गया है, क्योंकि इसके फटने के साथ ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो बड़े पैमाने में गर्म जहरीली गैस और चट्टान जो ज्वालामुखी फटने से उड़ा था उसके चपेट में आ गए थे। विस्फोट से इसका मैग्मा चेंबर पूरा खोखला हो गया और उसे वापस भरने में सैकड़ों साल लग जाएगा। कहा जाता है कि इस विस्फोट की आवाज़ 2000 किलोमीटर तक के रेडियस तक सुनी गई थी।
राख की बारिश बोर्नियो, सुलावेसी, जावा, मालुकू आइलैंड तक पहुंच गई थी। ये इरप्शन पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को इफेक्ट कर गया। यहाँ तक कि साल 1816 को ईयर विदाउट समर के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि उस साल गर्मी ही नहीं हुई थी, बल्कि गर्मी के मौसम में कड़ाके की ठंड थी। और इसी साल सदी का सबसे बुरा अकाल पड़ा था। फसलें बर्बाद हुई, लोगों को जान से हाथ गंवाना पड़ा। 2004 में जब पुरातत्व विभागों ने माउंट तंबोरा के आसपास खुदाई करनी शुरू की, तो उन्होंने 1815 में विस्फोट से तबाह हुई एक घर के अवशेषों की खोज की। ये घर जमीन से 3 मीटर नीचे मिला। आप समझ ही गए होंगे कि ज्वालामुखी से निकली आग जमीन में 3 मीटर ऊपर तक बह रही थी। ये बेहद ही खतरनाक था। प्लेन क्रैश, टेनेरिफ एयरपोर्ट। प्लेन क्रैश की बात करें तो एक ही ख्याल आता है, प्लेन अपनी जर्नी के दौरान आसमान में उसका मशीन काम करना बंद कर गया होगा और वो समुद्र में गिर गई होगी, या किसी भरे पूरे इलाके में कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया होगा। लेकिन इतिहास में दर्ज सबसे भयंकर प्लेन दुर्घटना इनमें से कहीं नहीं बल्कि खुद अपने रनवे में ही हुआ था। टेनेरिफ एक आइलैंड है जहां का रनवे बहुत ही जोखिम भरा होता है। 27 मार्च 1977 को यहाँ के रनवे में बहुत घना कोहरा था और इस कोहरे का अंजाम ये हुआ कि 2 बोइंग 747 का टक्कर हुआ। सिर्फ टक्कर ही नहीं बल्कि सबसे बुरा प्लेन एक्सीडेंट भी, जिसमें 684 में से 583 पैसेंजर्स की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। देखिए, प्लेन से जुड़ी कोई भी हादसा केवल एक बार की गलती से नहीं होता, बल्कि लगातार हो रही छोटी छोटी दिक्कतों को नजरअंदाज करके होता है। इन 2 प्लेन में से एक प्लेन बोइंग 747 का ये लगातार सर्विस का 8वां साल था और अपने आप में ये बहुत लग्जरियस प्लेन भी था। एक रिपोर्ट के हिसाब से दोनों प्लेन के टेक ऑफ से पहले वहां का मौसम साफ ही था, लेकिन आखिरी मिनट में KLM का बोइंग 747 का एक्स्ट्रा फ्यूल मांगना भारी पड़ गया, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा वेट भी बढ़ गया और इसी बीच रनवे में घना कोहरा छा गया। दोनों प्लेन टेक ऑफ होने के लिए स्टार्ट ही हुई कि थोड़ी देर आगे जाने के बाद दोनों में भयंकर टक्कर हुई और इससे पहले कि कोई पैसेंजर खुद को बचा पाता, सब के सब आग का गोला में बदल गए। ये एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना थी। इन सभी डिजास्टर्स में आपको कौन सा डिजास्टर सबसे भयंकर लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हिटलर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है या टाइटैनिक का किस्सा को समझना है, तो आप इन वीडियोस को क्लिक कर देख सकते हैं।